आज हम बात करेंगे, चूंकि हम पहले देख चुके हैं जय प्रक्रम को समझ चुके हैं, इसका अर्थ समझ चुके हैं। उसके बाद एक शब्द आया था नया, अनुरक्षण। मैं आपके सिलेबस के एक भी टॉपिक तो छोड़ना दूर, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहूंगा। सभी को लेकर चल रहे हैं। जय प्रक्रम का अर्थ समझ चुके हैं, अनुरक्षण का अर्थ समझ चुके हैं। मूल क्रियाएं जो जीव शरीर में होने वाली जो मूल क्रियाएं हैं, 4 मूल क्रियाओं का विशेष अध्ययन करेंगे, जिसको लेकर के अध्याय है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है वहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होगा इसमें। जैसे जंतुओं की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र। और एक पेड़ पौधों की बात की तो जंतु की बात कर रहे हैं। जंतु में जो टॉपिक है वहन को लेकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और पेड़ पौधों की बात करें तो इसमें आ जाएगा संवहन उत्तक। और संवहन उत्तक में दो उत्तकों की चर्चा करेंगे। एक तो आपका जाइलम है और एक है फ्लोएम। फर्स्ट मूल क्रिया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, थर्ड है वहन, और जिसमें वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर टिश्यू की अध्ययन करेंगे इसमें, जाइलम और फ्लोएम। और जंतु की बात करें तो इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। और फोर्थ पॉइंट आता है इसमें एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। फिलहाल हम इस जो अध्याय है इसकी, ये मान लो कि हम सामान्य परिचय कर रहे हैं। और उस सामान्य परिचय में आगे एक शब्द आएगा जो आपके सिलेबस में दे रखा है, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं क्या है? उपापचयी क्रियाएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड याद रखना, मेटाबॉलिज्म। और इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इसको कहते हैं उपचयन, और एक को इसको बोलेंगे आप कैटाबोलिज्म। और दूसरा है अपचयन अर्थात एनाबोलिज्म। आपके सामने जय प्रक्रम को मैं स्पष्ट कर चुका हूं, इसके अर्थ को। उसके बाद अनुरक्षण शब्द आया था, और एक शब्द और आया था
जस्ट पीछे बात की थी उसकी आणविक क्रियाएं, उसको मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जिस कोशिका के अंदर आणविक क्रियाएं होती हैं वो तो सजीव होते हैं, और जिसमें आणविक क्रियाएं नहीं होती हैं वो निर्जीव होते हैं। मिटा देता हूं इसको, आज इनकी चर्चा कर रहे हैं। हम बात करें जीवन की जो समस्त क्रियाएं हैं, जीवन की समस्त क्रियाएं और जीवन को बनाए रखने के लिए क्या होता है? अनुरक्षण होता है। तो जीवन यूं समझो, जो भी जीव है उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनके लिए, और साथ में जो अनुरक्षण का कार्य होता है, अर्थात जीव शरीर को बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं हो रही हैं, इन कार्य के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इनके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दो दोबारा से, जीव शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, एक जीव शरीर का जो अनुरक्षण हो रहा है, उनके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन जो है वो किस पर आधारित होता है? कार्बन पर आधारित होता है। अर्थात भोजन क्या है? खाद्य पदार्थ है। जीवन की समस्त क्रियाओं और अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा, क्योंकि जीव शरीर जो काम करेगा तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, सीधी सी बात है। उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, समस्त क्रियाएं, और एक जो अनुरक्षण का कार्य है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और भोजन कैसा है? कार्बन आधारित होता है। अब भोजन को हम क्या कह सकते हैं? खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। अब ये भोजन अर्थात जो जीव शरीर में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम? ऊर्जा स्रोत बोल सकते हैं। भोजन को क्या कह सकते हैं हम? ऊर्जा स्रोत बोल सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जीव शरीर की समस्त क्रियाओं और अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और भोजन कैसा है? इसको खाद्य पदार्थ कह सकते हैं। और ये कार्बन आधारित होता है, कार्बन आधारित अणुओं से बना होता है। और यही तो ऊर्जा का स्रोत है। भोजन ही क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। अब ये कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, इसका हमारे शरीर में क्या क्या होता है? इसका विघटन एंड संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। विघटन या निर्माण होता है। विघटन या क्या होता है?
निर्माण होता है। ध्यान दो दोबारा से, जीव शरीर की समस्त क्रियाएं और अनुष्ठान के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाद्य पदार्थ से मिलती है, भोजन करने से मिलती है। भोजन को खाद्य पदार्थ कह सकते हैं। भोजन किस पर आधारित होता है? कार्बन आधारित अणु से बना होता है। कार्बन आधारित अणुओं से मिलकर बना होता है, और इसे क्या कह सकते हैं हम? ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं, कहते हैं। अब जो ऊर्जा का स्रोत है, इसका हमारे शरीर में क्या होता है? विघटन या निर्माण होता है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए ये जो ऊर्जा का स्रोत काम में ले रहे हैं, उसके विघटन और निर्माण की आवश्यकता होती है। और ये जो विघटन निर्माण का कार्य है, ये जीव शरीर में कुछ क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं, ये जो विघटन जो ऊर्जा का स्रोत है, इसके विघटन और निर्माण के लिए हमारे शरीर में क्या होती है? क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और वो क्रमबद्ध जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको क्या कह सकते हैं हम? उपापचय क्रियाएं हैं, क्रियाएं कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब आपके सामने एक शब्द आ गया, उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं किसे कहते हैं? इसके लिए आप कह सकते हो, शरीर में समस्त क्रियाओं और अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन कार्बन आधारित अणुओं से बना होता है, या फिर खाद्य पदार्थ कह सकते हैं। और ये ऊर्जा का स्रोत है। और इस ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है? इस ऊर्जा के स्रोत का क्या होता है? विघटन और निर्माण होता है। और ये क्रिया कैसे होती है? क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होती है। और ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय क्रियाएं कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये ध्यान रखना, उपापचय क्रियाएं किसे कहते हैं। और उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। एक उपचयन, ध्यान दे लेना, उपचयन और अपचयन, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। इसको यूं याद रख लो आप। याद कैसे रखोगे? ऐसे ए मिला दो, ए आएगा, एनाबोलिज्म में तो अपचयन आएगा, और कैटाबोलिज्म है उपचयन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप। उपचयन का एक उदाहरण देखो। इसमें क्या होगा? जो खाद्य पदार्थ है उसका क्या होगा? विघटन होगा। और इसमें क्या होगा? खाद्य पदार्थ का इसमें तो खाद्य पदार्थ का विघटन होगा, और इसमें खाद्य पदार्थ का निर्माण होगा। कैसे होगा सब? चलो इसको देख लेते हैं। इसमें विघटन होता है, इसमें क्या होता है? निर्माणात्मक क्रिया होती है। विघटन में हम देख सकते हैं, श्वसन के दौरान जो श्वसन होता है, श्वसन को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम सांस ले रहे हैं, यानी हवा जो है वो फेफड़ों तक जा रही है, फेफड़ों से बाहर आ रही है। तो फेफड़ों से यानी श्वसन को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हवा फेफड़ों तक जा रही है, फेफड़ों से बाहर आ रही है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो गया, फर्स्ट हो गया, श्वसन का फर्स्ट भाग हो गया। सेकंड भाग में क्या होता है कि आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि जो हवा फेफड़ों तक पहुंच गई, वो वायु कुप्पिका से किस में जाएगी? रक्त में जाएगी, और रक्त से CO2 कुप्पिका में आएगा। ये आंतरिक श्वसन हो गया। और जब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? रक्त के द्वारा कहाँ पहुंचेगी? कोशिका में पहुंचेगी। और कोशिका में जाकर के ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करती है? ग्लूकोज का क्या करती है? विखंडन करती है। और विखंडन करती है तो उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, CO2 मुक्त होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ ग्लूकोज का क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है श्वसन में। और हम यही तो देख रहे थे, विघटन। तो श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये कैसी क्रिया है?
उपचयन है। इसका उल्टा देख लो। अब निर्माणात्मक में ये देख सकते हैं, इसी को उदाहरण ले लेते हैं श्वसन में ही। श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन हो गया और ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मिलेगी। वो ऊर्जा को एक ऊर्जा मुद्रा के रूप में श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको ऊर्जा मुद्रा के रूप में स्टोर करते हैं, और अर्थात किसका निर्माण होता है, एटीपी का। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, जिसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ किसका निर्माण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है ऊर्जा मुद्रा का श्वसन के दौरान। तो ये कैसी क्रिया है, अपचयन हो गई। और यहाँ पर श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो ये कैसी क्रिया होगी, उपचयन होगी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें उपचयन में। उपचयन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें श्वसन का दे सकते हो और इसमें श्वसन का दे सकते हो, लेकिन यहाँ हम एग्जाम्पल देंगे जो टॉपिक थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश मैंने कहा कि इसमें उपचयन में तो क्या है, विघटन होता है, और अपचयन में क्या होता है, ये निर्माणात्मक क्रिया है, निर्माण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 प्लस 12H2O उसे बन रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 6CO2 प्लस 12H2O प्रणाली, और इसे बन रहा है C6H12O6, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। ग्लूकोज बन रही है प्लस 6O2 प्लस में 6H2, ये ऐसा उत्पाद बन गया, ये मुख्य उत्पाद बन गया। अब यहाँ जो CO2 से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। तो मैं यही तो कह रहा था, निर्माणात्मक। ये तो यहाँ पर जो CO2 से किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट से निर्माण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कैसी क्रिया होगी, अपचयन क्रिया होगी। समझ में आ गया तक, लिख दो इसको, फिर से समझा देता हूँ। हम बात कर रहे थे कि जीवन की समस्त जो क्रियाएं होती हैं, जीवन की समस्त क्रियाओं और अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन कैसा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। और भोजन कार्बन आधारित अणुओं से बना होता है, खाद्य पदार्थ होता है, ऊर्जा का स्रोत है। और भोजन जो ऊर्जा का स्रोत है उसका शरीर के अंदर विघटन और निर्माण होता है। और ये विघटन और निर्माण की क्रिया है वो क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में होती हैं। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, उपचयन और अपचयन, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अर्थात इसमें ये कैसी क्रिया है, इसमें विघटन होता है। तो श्वसन, इसमें हमने देखा कि जो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विघटन हो गया, ये तो क्रिया कैसी होगी, उपचयन हो गई। और प्रकाश संश्लेषण में CO2 से किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये कैसी क्रिया होगी, अपचयन होगी, एनाबॉलिज्म होगी। यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लो इसमें, तीर का चिन्ह बनाकर लिख देना। आणविक क्रिया के बाद जो कल पढ़ाया था मैं, जीवन की, लिखो थोड़ा तेज लिखना, जीवन की समस्त क्रियाओं एवं अनुरक्षण के लिए, जीवन की समस्त क्रियाओं एवं अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा
ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन को हम क्या कह सकते हैं? खाद्य पदार्थ। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, तो भोजन के नीचे लिख दो खाद्य पदार्थ। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जो 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 भोजन से प्राप्त होती है। जो प्राप्त होती है। जो कार्बन आधारित कार्बन आधारित अणुओं से। जो कार्बन आधारित अणुओं से बना होता है। जो कार्बन आधारित अणु से मिलकर बना अणु से बना होता है। ठीक है, चिमड़ा के लिख देना अलग से। शरीर में थोड़ा जल्दी लिखना। शरीर में ये क्या है? ऊर्जा स्रोत है। शरीर में ऊर्जा स्रोत, शरीर में ऊर्जा स्रोत के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा स्रोत के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। विघटन निर्माण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त विघटन व निर्माण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कार्य के लिए उपर्युक्त कार्य के लिए उपर्युक्त कार्य के लिए उपर्युक्त कार्य के लिए शरीर में श्रृंखलाबद्ध शरीर में श्रृंखलाबद्ध रासायनिक क्रियाएं श्रृंखलाबद्ध रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें उपापचय क्रियाएं कहते हैं। श्रृंखलाबद्ध रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें उपापचय क्रियाएं कहते हैं। श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं होती हैं जिनको उपापचय क्रियाएं कहते हैं। फिर ऐसे कैसे इसको उतार दो, जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे साथ साथ लिख जाना। उपापचय क्रियाएं होती हैं श्रृंखलाबद्ध उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिन्हें अच्छा उपापचयी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं इंग्लिश में क्या बोल देंगे इनको? मेटाबॉलिज्म। इसको दो भागों में बांट दो यूं इस तरह से। एक साइड में हो गया उपचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबॉलिज्म।
और ये है अपचयन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में एनाबोलिज्म। ये क्रिया कैसी होती है? ये विध्वंसात्मक होती है, अर्थात इसमें विघटनात्मक होती है। विघ है, ऐसे लिखो, विघट, विघटनात्मक होती है। और ये क्रिया कैसी होती है? निर्माणात्मक होती है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माणात्मक होती है। ये क्रिया कैसी होती है? निर्माणात्मक होती है। ठीक है, ये जो उपचयन इंग्लिश में याद रखने के लिए ऐसे ए मिला दो, ए का अर्थ ए होता है, तो अपचयन एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म अब उपचयन हो गया। वापस क्रिया दो प्रकार की होगी। ये क्रिया कैसी होती है? विघटनात्मक होती है, और वो कैसी होती है? निर्माणात्मक होती है। अब इसमें उदाहरण लिख सकते हो आप। उदाहरण श्वसन। श्वसन में क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन। O2 की उपस्थिति में विखंडन हो गया, और विखंडन होने से क्या मिलेगी? ऊर्जा बनती है। तो उदाहरण श्वसन हो गया, कोशिका श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हो गया। और ये क्रिया होती कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कोशिका श्वसन कहाँ होगा? ये कोशिका श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हिंदी में लिख लेना आप, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कोशिका श्वसन। ये एग्जाम्पल था। इसमें आप लिख सकते हो निर्माणात्मक में फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अभी थोड़ा क्या है कि ऑनलाइन क्लास का मेरा भी इतना लंबा अनुभव नहीं है, धीरे धीरे करके मैं भी रूटीन में आ जाऊंगा। और हम, क्योंकि खाली कमरे को पढ़ाना और आपके सामने पढ़ाने में थोड़ा अंतर होता है, धीरे धीरे करके सब सामान्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये जैसे प्रकाश संश्लेषण जो रिएक्शन है, इसमें 6CO2 रंध्रों द्वारा ली जाती है। हरे पौधे करते हैं ये क्रिया, जिससे 6CO2 प्लस 12H2 जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। ये जल है। और पर्णहरित, हरे पौधे करते हैं ये। पर्णहरित वर्णक होता है, लवक होता है, हरित लवक। उसमें एक वर्णक होता है क्लोरोफिल। पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट। और बनेगा क्या? C6H12O6। ये क्या बन गया? ग्लूकोज, अर्थात कार्बोहाइड्रेट।
हाइड्रेट प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है, और ये दोनों क्या है, सह उत्पाद है, सह उत्पाद है। ये मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तब भी ये रिएक्शन काम में आएगी। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं अपचयन में निर्माणात्मक, तो CO2 से, ये थोड़ा मार्क कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यूं मार्क कर लेना। इस CO2 से क्या बन रहा है, CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। तो निर्माणात्मक प्रकाश संश्लेषण लिख देना, और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसका निर्माण होगा। तो ये क्रिया अपचयन का उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण। और उपचयन में, श्वसन में जो कोशिकीय श्वसन होता है ना, जहाँ ग्लूकोज का विखंडन होता है O2 की उपस्थिति में, वो कौन सी क्रिया होगी, उपचयन। इसके आगे हम जो चर्चा करेंगे, ये अपना सामान्य परिचय था इसका। अब तक जो मैंने बताया आपको, जिसमें जब प्रक्रम, दूसरा अनुरक्षण शब्द आया था, तीसरा शब्द आया था मूल क्रियाएं आया था, और चौथा शब्द आया था उपापचय क्रियाएं। एक आया था इसमें आणविक क्रियाएं। इन सब से ये तो परिचय था, पाठ का परिचय था, और इनसे चार प्रश्न बनाए गए हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कर लेंगे। चलो कर ही लेते हैं उनकी प्रश्नों की चर्चा। और ये जो चार जो प्रश्न आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जो पाठ के परिचय से हैं, वो जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम, उनसे भी लिंक करते हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट इसमें प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में O2 की आवश्यकता पूर्ति विसरण द्वारा क्यों अपर्याप्त है। ये श्वसन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे जब बता देंगे आपको। यानी बहुकोशिकीय जीव है ना, एक क्रिया होती है, एक कोशिकीय जीव हैं जैसे अमीबा है, ये तो विशेषांग तो होता नहीं श्वसन के लिए, उनकी बाह्य जो झिल्ली होती है उसके द्वारा ही वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो एक क्रिया होती है विसरण द्वारा। विसरण द्वारा जैसे आप विसरण को आप यूँ समझ लो, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। अर्थात जैसे विलायक जो अणु होते हैं, जैसे किशमिश है, ये किशमिश है, इसको आप किस में रखो, पानी में रखो, तो विलायक के अणु बाहर ज्यादा हैं और अंदर विलय के कण हैं। तो सांद्रता की बात करें तो अंदर जो विलायक के अणु हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ये क्रिया कहलाती है। और पानी इसके अंदर चला जाता है और ये जो किशमिश से फूल जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है। तो इसको कहते हैं, ये जो पानी अंदर चला गया ना, इस क्रिया को कहते हैं विसरण। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में जो श्वसन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा थोड़ी होता है। जैसे हम मानव की बात कर ले तो मानव में श्वसन जो होता है वो विसरण द्वारा संभव है क्या, नहीं है, क्योंकि मानव एक कोशिका से थोड़ी बना है। मानव में असंख्य कई बिलियन कोशिकाएं हैं और वो कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं है, इसलिए